गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 14 अप्रैल 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर कुछ कॉमन आर्टिकल्स होंगे जिनको हम केवल उसी न्यूज़पेपर से करेंगे जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से बताया गया होगा। इसके अलावा जो डिफरेंट आर्टिकल है उन पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा ताकि कुछ भी यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में यहाँ पर रिलेवेंट जो सिलेबस से है वो छूट ना जाए। इसके अलावा आज संडे का दिन है तो बहुत ज़्यादा आर्टिकल होने नहीं वाले हैं, लेकिन जितने भी आर्टिकल हैं उनको हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। उनमें देखेंगे कि प्रीलिम्स के लिए क्या आ सकता है, मेंस के लिए वो क्यों इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम के ऊपर मेरा यूपीएससी स्प्रिंट नाम से एक ग्रुप है जिसको आप चाहे तो यहाँ पर सर्च कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, या फिर आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप चले जाइए, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसको फ़ायदा क्या होगा ज्वाइन करने से? देखिए, एक तो यहाँ पर जितने भी आर्टिकल्स को हम डिस्कस करते हैं उसके प्रीलिम्स के नोट्स आपको ग्रुप के ऊपर बहुत ही जल्दी सुबह 5 बजे के अराउंड ही मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको वो नोट्स मिल जाते हैं। आप चाहे तो वीडियो पहले सुन लें और सुबह 6-7 बजे तक आप लोग वहाँ पर नोट्स को भी पढ़ सकते हो, सो दैट आपका करंट अफेयर का जितना भी मार्जिन था वो कंप्लीट हो जाए। साथ ही में जो भी रिलेटेड यहाँ पर आर्टिकल है और उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में आए हो या फिर आए हो मेंस में, प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं क्विज की फॉर्म में, ताकि आप लोग गलत करें ठीक करें, अटेम्प्ट कर पाए उनको कि कितने अच्छे से आपने आर्टिकल को समझा है, क्या इनको पॉसिबली यहाँ पर जवाब देने की क्षमता आप में आई है या नहीं आई है। इसके अलावा जो मेंस का क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर 2023 के मेंस का क्वेश्चन की बात हो रही है, तो वो भी आपको मिलेंगे मेरी खुद की हैंडराइटिंग के साथ में, तो वो भी आप लोगों के लिए आंसर फॉर्मेट में पढ़ना आसान होगा। साथ ही में जो वीडियो हम यहाँ देख रहे हैं, अभी आप लोग सभी देख रहे हो, उसकी भी पीपीटी का पीडीएफ आपको मिल जाता है, सो दैट अगर आप रिवाइज़ करना चाहें तो बाद में जाकर वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, जो कि लिखा गया है शुभाजीत रॉय के द्वारा। आर्टिकल बात कर रहा है स्विट्जरलैंड पीस बिड, यानी कि स्विट्जरलैंड क्या कर रहा है, शांति करवाना चाहता है। और किस किस के बीच में शांति करवाना चाहता है? शांति करवाना चाहता है यूक्रेन और रशिया दोनों देशों के बीच में। हमें पता है ये जो युद्ध है वो शुरुआत होती है इस युद्ध की 2021 से, और लगभग अब ये 3 साल का हो चुका है युद्ध का जो टाइम था यहाँ पर, और वो लगातार अभी भी चल रहा है। हालांकि ये सिचुएशन इतनी होस्टाइल नहीं है कि बहुत ही डेली बेसिस पे यहाँ पर इजराइल और गाज़ा की तरह युद्ध हो रहे हों। रेदर लगातार कभी ये ड्रोन से हमले कर दे रहे हैं, कभी यूक्रेन की तरफ से हमला हो जा रहा है, तो ऐसे ही हम देखते हैं खट्टा मीठा सा युद्ध चल रहा है। लेकिन अब यूक्रेन भी इससे बहुत परेशान हो चुका है, इसीलिए वो जाते हैं स्विट्ज़रलैंड के पास में, जिसका हमेशा से एक हम देखते हैं आइडेंटिटी बनी हुई है न्यूट्रल कंट्री होने की, कि यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड जो है वो काफ़ी न्यूट्रल रहती है, निष्पक्ष रहती है, किसी के भी पक्ष में नहीं जाती है, और अच्छे से समझौता जो है वो करवाने के लिए इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। स्विट्ज़रलैंड की तरफ से ये जो समझौते की संधि होने वाली है वो होने वाली है, हम देखेंगे जून 15-16 को। इसी वजह से स्विट्ज़रलैंड की तरफ से डिप्लोमेट को यहाँ पर इंडिया में भेजा जाता है, और क्योंकि स्विट्ज़रलैंड चाहता है कि इंडिया भी इसमें एक पार्टनर बने। क्यों चाहता है? क्योंकि हमें पता है कि हम भी कैसी कंट्री है, पीस लविंग कंट्री हैं, शांति हमें बहुत प्यारी है। और ऑब्वियसली हमारे तो नोटों के ऊपर ही महात्मा गांधी का फ़ोटो है, जो कि जिनको हम देखते हैं कि यहाँ पर पीस जो अवार्ड है वो भी दिया जा चुका है। तो लाइफ टाइम ये अवार्ड होते हैं तो कंट्री की, क्योंकि हमने इमेज ऐसी बनाई है, इसी वजह से स्विट्ज़रलैंड कह रहा है कि आप लोग आ जाइए और हम सब मिल बैठ के यहाँ पर जो यूक्रेन और रशिया की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करवा देते हैं। हम देखते हैं कि स्विस की जो हिस्ट्री रही है मीडिएशन की, बीच में आके समझौता करवाने की, वो उनकी फॉरेन पॉलिसी से ही समझ में आ जाती है। अब कैसे समझ में आ जाती है, चलिए समझते हैं। देखिए, स्विट्ज़रलैंड की जो यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर ये साफ साफ लिखा गया है 19वीं सेंचुरी से ही कि वो लोग न्यूट्रल रहेंगे और हमेशा मीडिएशन अगर ज़रूरत पड़ेगी किसी को तो उनका साथ देंगे। हम देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में जब इंडिया के ऊपर भी बात आई थी, तो स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी कंट्री है सबसे पहले जो यूएन के अंदर इंडिया को सपोर्ट करती है। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर युद्ध हो रहा था तो स्विट्ज़रलैंड पाकिस्तान में जाकर इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, और इंडिया में आकर पाकिस्तान को सपोर्ट करके बोल रहा था लगातार कि युद्ध जो है 1971 और 1976 का, इसको ख़त्म कर दीजिए। अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है, आप लोगों को युद्ध हो रहा है,
कोई बात नहीं, तो हम बीच में आ जाते हैं, हम बातचीत करवा देते हैं, समझौते करवा देते हैं, वैसे भी इससे ज़्यादा नुकसान ही होगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर इंडिया का फ़िलहाल क्या स्टेट रहा है। देखिए, इंडिया के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जब यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड की तरफ से उनको बुलाया जाता है तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इंडिया खुद को इतना योग्य ज़रूर मानता है कि वो चाहे तो दूसरों का यहाँ पर समझौता करवा दे। अब क्योंकि इंडिया जो है उसका हमने स्ट्रेंथ देखा कि वो डिप्लोमेटिक जो रिश्ते हैं यूक्रेन के साथ में, वो भी इंडिया के ठीक रहे हैं पूरे युद्ध के साथ में, और हम देखते हैं कि रशिया के साथ भी इंडिया के जो रिलेशनशिप थे वो सही रहे हैं। इंडिया ने कभी भी ऐसे बिल्कुल ओपनली आकर दोनों ही देशों में से ऐसे नहीं बताया कि गलती किसकी है। हम देखते हैं कि लगभग जब से युद्ध हुआ है तब से 5 बार हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बात कर चुके हैं रशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ में, प्रेसिडेंट के साथ में, व्लादिमीर पुतिन, और उसके अलावा जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं, हम देख पाते हैं जेलेंस्की को, तो उनके साथ में भी वो लगभग 4 बार फ़ोन पर बातें कर चुके हैं। इसके अलावा वो दोनों ही देशों के प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं उनके साथ में मीटिंग भी कर चुके हैं पर्सनल लेवल पे। इसी के अलावा हमारा जो स्टैंस रहा है वो रहा है कि ये समय ही नहीं है वॉर का। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये जो समय चल रहा है ये एक्चुअली में युद्धों का समय है ही नहीं, क्योंकि आप सोचिए ना, आप युद्ध भी कर रहे हो तो कैसे करने जा रहे हो। अब सबसे बड़ा जो थ्रेट है यहाँ पर वो है न्यूक्लियर एनर्जी को लेके। हमने देखा कि कैसे यहाँ पर सबसे पहले यूक्रेन के ऊपर रशिया के द्वारा जो उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनके ऊपर हमला किया जाता है। अभी 3-4 दिन पहले यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया। तो इससे जो एकदम से इसका असर होगा वो बहुत ही बड़े पैमाने पे होगा अगर यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उनमें लीकेज हो जाती है। तो इसी वजह से ये अगेन एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी हुई है। यूक्रेन बिल्कुल अपनी तरफ से कह रहा है कि हम समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन रशिया और चाइना जो कि पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि हमारी दोस्ती इतनी अच्छी दोस्ती है कि उससे कोई लिमिट उसमें मायने नहीं रखती है। रशिया और चाइना फ़िलहाल यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। देखते हैं कि ये पहली बार आएंगे या नहीं आएंगे इस पूरे के पूरे समझौते संधि के अंदर, और अगर नहीं भी आएंगे तो स्विस के जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है उनका बोलना है, वायोला अमृत का, कि कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत होगी, वो बाद में भी आ सकते हैं, ये तो सिर्फ वार्तालाप करने के लिए शुरुआत की जा रही है, आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो हम बार बार उनसे बोलेंगे, कभी ना कभी तो वो आएंगे ही। सो यही यहाँ पर अभी तक पूरी इन्फॉर्मेशन मिली है। इंडिया की तरफ से स्टांस आया है, पहले तो हमारी तरफ से कोई ऐसे ऑफिशियल स्टांस दिया नहीं गया था जब ये एस जयशंकर के साथ में हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ में आकर मिलते हैं, स्विस के एम्बेसडर, लेकिन फ़िलहाल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि बिल्कुल हम लोग इस चीज़ के लिए इलेक्शन के बाद में यहाँ पर ज़रूर आएंगे। अगर इससे समाधान हो ही जाता है कि इतनी बड़ी समस्याओं का जो कॉमन लोग हैं अगर उनको शांति मिलेगी तो हम बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। खैर, इसी में बात हुई थी G7 और G20 नेशंस के बारे में। अब ये जो G7 कंट्रीज़ हैं इनकी सबसे पहले अभी एक मीटिंग होने वाली है, और उसी के 2 दिन के बाद में हम देखते हैं G7 की यहाँ पर मीटिंग होगी जून के 13 से 14 जून के अंदर, और उसी के 2 दिन के बाद में यहाँ पर मीटिंग होने वाली है यूक्रेन एंड रशिया की पीस के लिए। तो अभी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्री है, क्योंकि प्रीलिम्स पास में आ रहा है, और क्योंकि अब की बार G20 की प्रेसिडेंसी जो थी 2023 में वो भी इंडिया की लीडरशिप के अंदर हुई थी। इसी में हम देखते हैं कि दिल्ली डिक्लेरेशन भी हुआ, और उसी के तहत नए नए प्रोग्राम बनते हैं। वुमेंस का यहाँ पर G20 का ग्रुप आता है, तो हम देख पाते हैं कि कौन कौन सी कंट्री इसके मेंबर है। सबसे पहले देखते हैं G7 को, जिसमें हम देख पाएंगे USA यानी कि अमेरिका को, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, यूनाइटेड किंगडम एंड कनाडा। तो ये टोटल हो जाते हैं 7 देश। जब हम आते हैं G20 की तरफ तो क्या है ये ग्रुप ऑफ 20, तो काफ़ी जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनके ये ग्रुप है। सबसे पहले इसमें कंट्री है कनाडा, दूसरी USA, तीसरी हम देख पाएंगे मैक्सिको को, 4th इज़ हेयर ब्राज़ील, 5th है अर्जेंटीना, 6th यहाँ पर हम देख पाएंगे UK को, 7th हम देखेंगे फ्रांस को, 8th है यहाँ पर जर्मनी, 9th है इटली, 10th है तुर्की। उसके अलावा हम देख पाएंगे 11वें नंबर पे आता है रशिया, 12th पे आता है चाइना, 13th पे यहाँ पर आता है इंडिया,
14th पे आता है सऊदी अरेबिया, 15th पे है यहाँ पर साउथ अफ्रीका। तो पूरे इतने बड़े महाद्वीप में साउथ अफ्रीका से केवल एक ही कंट्री यहाँ पर है। 16th नंबर पे आता है इंडोनेशिया, 17th पे आता है ऑस्ट्रेलिया, 18th पे हम देख पाएंगे साउथ कोरिया को, और 19th पे यहाँ पर आता है जापान। और इसी के अलावा जो एक और बचा हुआ कंट्री है वो एक्चुअली में क्या है, यूरोपियन यूनियन है। अब ये G20 के नाम से ही जानी जाती है। एक इम्पोर्टेंट बात जो है याद रखने की वो ये है कि अब की बार जब इंडिया की लीडरशिप होती है तो G20 के अंदर इंडिया अफ्रीकन यूनियन को भी यहाँ पर पार्टनरशिप दे देता है, उनको भी इनवाइट करता है कि आप भी इसमें आइए। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन के अंदर यहाँ 27 देशों का समूह है जो आपस में मिल बांट कर काम करते हैं, जो कि यहाँ पर यूरोप के कुछ कंट्रीज़ जो हैं उनके ग्रुप में काम होता है। अगर हम बात करें टोटल जो कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के अंदर वो हैं 57 के अराउंड, और अफ्रीकन यूनियन के अंदर ये सभी 57 कंट्रीज़ यहाँ पर भाग बनाती हैं, जो कि अफ्रीकन जो यूनियन है जब इंडिया उसको बुलाता है तो G20 के लिए वो परमानेंट अपनी सभ्यता या अपनी जो सीट है उसके लिए यहाँ पर बात होती है। अब देखते हैं कि परमानेंट हो पाता है नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं जो कि है IIC रिसर्चर डिज़ाइन नोवल हाइड्रोजेल टू रिमूव माइक्रोप्लास्टिक फ्रॉम वाटर। पहले वाला जो आर्टिकल हमने पढ़ा वो इम्पोर्टेंट था GS पेपर 2 के लिहाज से, क्योंकि हमें पढ़ना था इंटरनेशनल रिलेशंस, मेंस में वो ज़्यादा काम आने वाला था। अब जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं ये है GS पेपर 3 के लिए। GS पेपर 3 के अंदर मेंस में हमें पता है क्या आता है, एनवायरनमेंट हमें पढ़ना होता है। तो एनवायरनमेंट के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस में, और साथ ही में प्रीलिम्स में भी ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पर बातें हो रही हैं। तो IIC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जिन्होंने यहाँ पर साथ में मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग के साथ में एक 3D हाइड्रोजेल्स का निर्माण किया है। अब हाइड्रोजेल होते क्या है, हाइड्रोजेल यानी कि कुछ ऐसे जेली टाइप के सब्सटेंस कभी बचपन में आपने ज़रूर देखे होंगे जिनको पानी में डाला जाता था तो वो बड़े हो जाते थे अपने साइज से, यही होते हैं हाइड्रोजेल। अब इसके अंदर थोड़े से परिवर्तन करके इसका साइज़ थोड़ा बड़ा बना के इसके अंदर 3 चीज़ों को मिलाया गया है। सबसे पहले हम देख पाएंगे ये बनाया गया है पॉलीमर के लेयर्स के साथ में। इसके अंदर 3 लेयर हैं। पहली लेयर के अंदर डाला गया है पॉलीविनाइल अल्कोहल, दूसरी में हम देख पाएंगे पॉलीनायाल है। तो ये जो है ये चीज़ें जो माइक्रोप्लास्टिक होता है, माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है, बहुत छोटे कण होते हैं प्लास्टिक के जो सीरियसली अगर हम नंगी आंखों से ढूंढना चाहें तो शायद देख भी ना पाए। अब माइक्रोप्लास्टिक जो है वाटर बॉडीज़ के अंदर में उसके नुकसान बहुत है। क्या क्या थ्रेट है, देखिए वो जो वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु है उनके लिए हानिकारक होता है। फिर जब हम लोग उसको आके पी लेते हैं, सफाई उसकी अच्छे से नहीं हो पाती है तो हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। वो हमारे अंदर जमा होता यहाँ पर होने लग जाता है, एक्यूमुलेशन होने लग जाती है, जिसकी वजह से हेल्थ हमारी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। इसी से बचाने के लिए यहाँ पर जो हाइड्रोजेल है उनको लेकर आया गया, और जब इन हाइड्रोजेल्स के ऊपर माइक्रोप्लास्टिक जो है वो चिपक जाते हैं और फिर इसके ऊपर सन की तरफ से यहाँ पर लाइट गिरती है तो हम देख पाते हैं कि कैसे जो हाइड्रोजेल था और माइक्रोप्लास्टिक था वो एक ही साथ में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी को थोड़ा अच्छे से यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बताया गया है। अगर कोई भी इंसान इंजेक्शन या फिर खा लेता है यहाँ पर माइक्रोप्लास्टिक को मिनिमम 5 mm से ज़्यादा, तो उसको माइक्रोप्लास्टिक कंटेमिनेशन हो जाती है, यानी कि टॉक्सिन्स वो जाकर अंदर बनाने शुरू कर देता है। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ही ज़्यादा है माइक्रोप्लास्टिक के। हम लोग क्या करते हैं, वाटर की बॉडीज़ के अंदर इसको छोड़ देते हैं। प्लास्टिक की बोतल, ग्लास या फिर पॉलीथीन जो होती है, इन सभी को जब डाला जाता है तो धीरे धीरे इनको काट के मछलियाँ वगैरह खाने लग जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत छोटे छोटे कणों में यहाँ पर माइक्रोप्लास्टिक का रूप ले लेता है। जब इसको एक्वाटिक बायोटा खाता है माइक्रोप्लास्टिक को तो उनकी भी डेथ तक यहाँ पर हो जाती है कुछ समय के बाद में, तो इसी वजह से बहुत हार्मफुल माना गया है। इसी को रोकने के लिए बनाया गया है पेंजल @IPN हाइड्रोजेल। ये जो हाइड्रोजेल है इसके अंदर ऐसा जैसे कि चुंबक किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अपने ऊपर उसको चिपका लेता है, वैसे ही इसके ऊपर माइक्रोप्लास्टिक जो है वो आकर चिपकना शुरू हो जाता है, और जब इसके ऊपर डायरेक्ट लाइट पड़ती है सन की तो उसकी रेडिएशन से ये डिकम्पोज भी हो जाता है। तो यानी कि जिस प्लास्टिक को डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल है, उसको वापस से आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, उसको माइक्रोप्लास्टिक के साथ में एक नई टेक्निक से
पानी की जो यहाँ पर वाटर बॉडीज़ हैं उनको साफ़ रखने के लिए यहाँ पर एक रिसर्च हुई है जो कि अब कामयाब भी हो चुकी है। अच्छी चीज़ है, इसको आप अपने एनवायरनमेंट के मेंस के आंसर में कहीं पर भी एज ए एनेक्डोट की तरह, एग्जाम्पल की तरह लिख सकते हो। इससे जो रिसर्चर होंगे या पेपर चेकर जो होंगे, ऑब्वियसली वो यही लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत एक्सपीरियंस है उनका, पढ़ा चुके हैं कई सालों तक, उनकी एज ग्रुप में वो 20 से 25-30 साल तक प्रोफेसर रह चुके हैं। और अब वो जब इनको चेक करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि जो बच्चा है वो अभी भी इन सारी चीज़ों से क्या रखता है, रेलिवेंस रखता है, और उसको जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ठीक तरीके से है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि अगेन आ जाता है जीएस पेपर 2 से। जीएस पेपर 2 में हम फिर से देखेंगे यहाँ पर आईआर को, इंटरनेशनल रिलेशंस को। हालांकि ये जो आर्टिकल है ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि इंडिया का इसमें पर्सपेक्टिव इतना खास दिया ही नहीं है। फिर भी हम अपनी तरफ से हमारे जो यहाँ पर नॉलेज है उससे देखेंगे कि इंडिया की इसमें क्या स्ट्रेटजी रही है। चलिए चलते हैं और आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा गया है विनय लाल के द्वारा, जो कि प्रोफेसर हैं यहाँ पर हिस्ट्री के। लिखते हैं यूएस, इजराइल एंड सेम ओल्ड के बारे में। देखिए, कहते हैं कि कैसे मार्च 12 का वो दिन था जिस दिन यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी की जो काउंसिल थी वो कह रही थी कि यहाँ पर इजराइल जो है उसको क्या करना चाहिए, अभी सीज़ फायर कर देना चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि हमें पता है कि 5 मेंबर से बनकर बनी हुई है यहाँ पर, जिसमें फ्रांस एक मेंबर है, जिसके अंदर हम यूके को देख पाएंगे, चाइना को देख पाएंगे, रशिया इटसेल्फ इज़ ए मेंबर, और उसके बाद हम देख पाते हैं जर्मनी को। तो ये एक ऐसे 5 देश हैं जिनमें से अगर कोई भी यूनानिमस इसको यहाँ पर वोटिंग नहीं करता है तो उसके बाद से जो भी रेजोल्यूशन, जो भी प्रस्ताव सामने रखा गया था वो फेल मान लिया जाता है। लेकिन मान लीजिए इनमें से 5 कंट्रीज़ में से एक कंट्री बोलती है कि मुझे वोट ही नहीं करना है, तो अब किस किस की वोटिंग होगी? 4 कंट्रीज़ की वोटिंग होगी, चारों को इसके ऊपर हामी भरनी होगी, और उसके बाद में हम देख पाएंगे कि जो रेजोल्यूशन था वो पारित हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके थ्रू ये चीज़ लागू हो जाती है कि जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसको क्या होना चाहिए, लागू भी होना चाहिए, इम्प्लीमेंट भी उसके द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसे ही जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हम बात करते हैं, वो भी जो ऑर्डर देते हैं यहाँ पर उसको भी लागू करवाना काम होता है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 यहाँ पर परमानेंट मेंबर हैं और इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं, यानी कि उनके पास ऐसा तो नहीं है कि उनकी वोटिंग बिल्कुल यूनानिमस के अंदर काउंट की जाएगी, ऐसा नहीं है। वो रिस्ट्रेन भी करेंगे, अगेंस्ट भी वोट देंगे, तो उनकी वोटिंग की इतनी मान्यता नहीं होगी क्योंकि वो परमानेंट मेंबर यहाँ पर नहीं है। यह समझ में आई होप आपको आ गया होगा। यूएन के स्ट्रक्चर की और बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक होती है सिक्योरिटी काउंसिल जो कि सबसे बड़ी हेड है, और उसी के अलावा होती है जनरल काउंसिल। क्या इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का भाग है? नहीं है। क्या इंडिया जनरल काउंसिल का भाग है? बिल्कुल है। जनरल काउंसिल में हम देख पाते हैं 197 मेंबर कंट्रीज़ हैं टोटल, जो कि ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में 205 कंट्रीज़ हैं, उनमें से 197 यहाँ पर मेंबर कंट्रीज़ हैं, और सभी को जो इसमें मेजोरिटी से रूलिंग की जाती है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सभी का मानना बहुत ज़रूरी नहीं। 190 जो यहाँ पर 7 कंट्रीज़ है उसमें से कुछ रेजोल्यूशन होते हैं जो स्पेशल मेजोरिटी से क्लियर होते हैं, कुछ होते हैं सिंपल मेजोरिटी से। स्पेशल से जो होंगे उसमें 2/3 को यहाँ पर साथ देना होगा, और जो सिंपल से होंगे उसमें 50% प्लस 1 को यहाँ पर साथ देना होगा। इस तरीके से रेजोल्यूशन या जो भी यहाँ पर प्रस्ताव रखे जाते हैं वो इसके अंदर पास किए जाते हैं। इंटरनेशनल एक तरीके से आप इसको पार्लियामेंट की तरह देख सकते हो यूनाइटेड नेशंस को। जैसे हमारे जो पार्लियामेंट है उसके अंदर भी ऐसे ही मेजोरिटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही वहाँ पर भी होता है। फ़िलहाल क्या हुआ है, देखिए ये मार्च 25 का दिन था जिस दिन यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो इस प्रस्ताव को पारित कर देती है यहाँ पर कि अब इज़राइल को सीज़ फायर करना पड़ेगा। अब इज़राइल को पूरा का पूरा जो अटैक वो कर रहा है उसको बंद करना होगा। अब इसका क्या रीज़न था? रीज़न हम देख पाएंगे कि ह्यूमैनिटेरियन एड को ध्यान में रखते हुए, इंसानियत को ध्यान में रखते हुए जो पैलेस्टाइन के लोगों का यहाँ पर हाल हो गया है, कोई भी कंट्री वर्ल्ड में नहीं चाहती है अब खास करके यूनाइटेड नेशंस की अब ये लगातार वॉर चलती रहे। लेकिन इज़राइल ने तो जैसे कसम ही खा ली है। इज़राइल कह रहा है कि गाज़ा के अंदर जो हमास ग्रुप है उसको मैं जड़ से ख़त्म करूँगा और उसी के बाद में यहाँ पर सीज़ फायर करने वाला हूँ। अमेरिका जो कभी इस
पूरे के पूरे वॉर में 7 अक्टूबर को ये पूरी की पूरी जो दुर्घटना है वो शुरू हुई थी। 7 अक्टूबर को सबसे पहले हमास की तरफ से कुछ लोग आते हैं बॉर्डर को क्रॉस करके, और वो लोग यहाँ पर जो लोग थे उनको किडनैप कर लेते हैं, अपने साथ ले जाते हैं, मारपीट चलाते हैं। उस समय पे इज़राइल के अंदर हम देखते हैं एक त्यौहार चल रहा था, एक जो फेस्टिवल उनका था सुकूडो नाम से, वो लोग मना रहे थे। 7 डेज़ का ये फेस्टिवल था उनका। लेकिन उसी के बाद से इज़राइल में भी जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को हम देख पाते हैं, उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, और वो कहते हैं कि अब तो मैं इसको यहाँ पर बिल्कुल भी छोड़ने वाला हूँ नहीं। तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर आते हैं एज ए लीडर की तरह। यूएसए पूरे के पूरे इस दुर्घटना में यहाँ पर इज़राइल के साथ खड़ा रहता है। अब इज़राइल और अगर मैं पैलेस्टाइन का आपका थोड़ा सा पास्ट बताऊँ तो हिस्ट्री में जाकर देखते हैं कि दोनों ही जो हैं, इज़राइल के जो लोग हैं वो यहाँ पर ज्यूज़ हैं, यहूदी हैं, और जो दूसरे हैं वो क्या है, अरेबिक हैं या पैलेस्टीन है। दोनों ही कैसे धर्म है, दोनों के अंदर ही हम देखेंगे कि एक ईश्वरवाद को माना जाता है। अब इसमें जो ऐसे धर्म होते हैं जिसमें एक ईश्वरवाद को माना जाता है, उनके अंदर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्रिश्चियन धर्म निकला है वो एक्चुअली में जूस से ही निकला था यहाँ पर, या फिर मैं आपको और बात करूँ तो जो इस तरीके के जो धर्म होते थे, जो स्टार्टिंग थी जूस की, पहला जो धर्म था जूस का जिसमें यहाँ पर अलग अलग गॉड्स को भी माना जाता था, उससे जीसस क्राइस्ट निकलते हैं, और उसके बाद वो जाकर क्रिश्चियनिटी को जन्म देते हैं। क्रिश्चियनिटी के लगभग हम देखते हैं कि यहाँ पर लगभग 1000 से 1500 सालों के बाद के बीच के अंदर आता है इस्लाम धर्म। तो काफ़ी जो रिसेंट धर्म है वो बनता है इस्लाम धर्म, और उसी की एक ब्रांच निकलती है पैलेस्टाइन के अंदर, क्योंकि ज्यूज़ यहाँ पर पहले रहते थे। जो ये पूरा का पूरा एरिया है इज़राइल और गाज़ा का, इज़राइल यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देता है, और गाज़ा की छोटी सी पट्टी है ऐसी। ऊपर हम देख पाएंगे यहाँ पर, इधर हम देख पाएंगे, ऊपर देख पाएंगे लेबनान को, इधर देख पाएंगे जॉर्डन को, और नीचे यहाँ पर है सऊदी अरेबिया। ये पूरा का पूरा मैप कुछ ऐसा बना हुआ है। इधर यहाँ पर अफ्रीका की ब्रांच लगती है और इजिप्ट लगता है। हमें क्या पता चलता है कि जो यहूदी थे वो एक्चुअली में उनकी एक मान्यता है कि उन्होंने कुछ गलत काम किया, जिसकी वजह से उनको 2000 सालों के लिए उनके जो जीसस है उसमें उनको निकाल दिया, और उसके बाद में अब वो वापस से जब यूरोप के अंदर जाते हैं, और यूरोप के अंदर जब उनका मास एक्सटेंशन करने की कोशिश की जाती है हिटलर के द्वारा भी, लगभग यहाँ पर 6 मिलियन यानी कि हम देख पाएंगे कि 60 लाख लोग जो उस समय पे यहूदी थे उन सबको मार दिया जाता। और उसके बाद में 1948 के समय में ब्रिटिश लोग यहाँ पर इज़राइल को दोबारा से इस ज़मीन के ऊपर बसवा देते हैं, तो इज़राइल उनकी कंट्री फिर से बन जाती है। अब ये बात यहाँ पर पैलेस्टाइन को पसंद नहीं आती। वहाँ के जो अरेबिक लोग थे वो लगातार, अब उनकी लड़ाई यही है कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है। यूएसए हमेशा से इज़राइल के साथ ही खड़ा रहा है। आप यहाँ पर यूएसए की कैप को देख पाएंगे, ये नेतन्याहू की कैप है। यूएसए कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, पास्ट में बहुत गलत हुआ है, इसी वजह से अब हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं। लेकिन अब कुछ सिचुएशन बदलती हुई दिखाई दे रही है। जो यूएसए पूरे युद्ध में यहाँ पर इज़राइल का साथ दे रहा था, अब की बार उसने अपने वोट को एब्सटेन कर लिया। जब ये रेजोल्यूशन पास होता है तो यूएसए अपनी कोई भी वोट नहीं डालता है, जिसकी वजह से इस रेजोल्यूशन को रोका नहीं गया और ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है। इससे पहले जितनी बार भी प्रस्ताव रखा जा रहा था तभी यूएसए उसको रोक देता था वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, इसी को एनालाइज कर रहे हैं विनयलाल और बताते हैं कि देखिए यूएसए के अंदर अभी क्या चल रहा है। यहाँ पर इलेक्शन चल रहे हैं। जो बाइडेन जो अभी इलेक्शन में आने वाले हैं उसमें उनको लगता है कि उन्होंने जो अरेबिक पॉपुलेशन है, खास करके जिन स्टेट से वो खड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाखुश कर दिया है, जिसकी वजह से शायद उनकी डिफीट भी हो सकती है, हार भी हो सकती है इलेक्शंस के अंदर। एक कारण यहाँ पर ये बताया जा रहा है। दूसरा रीजन हम देखेंगे कि बिल्कुल लोग भी नाखुश हैं और दोनों जो पार्टीज है, डेमोक्रेटिक भी और रिपब्लिकन भी, दोनों में हम देख पाएंगे कि इज़राइल के, क्योंकि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं मान रही है यूएसए की बात, तो उनके अंदर भी नाखुशी दिखाई दे रही है। इज़राइल अपनी जिद पे पूरे तरीके से अड़ा हुआ है कि वो जब तक हमास को ख़त्म नहीं करेगा तब तक नहीं मानेगा। अब तुम्हें जो बाद में सज़ा देनी होगी हम देख लेंगे और क्या कर ही सकते हो। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो इज़राइल की तरफ से आ रही है और इसी वजह से यहाँ पर यूएसए का जो व्यवहार है वो भी ठीक दिखाई नहीं दे रहा है।
खैर अभी के लिए हमें समझ में आता है कि ये था यूएसए और इज़राइल के बीच का रिश्ता, जो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है फ़िलहाल। लेकिन इसमें आगे क्या क्या बदलाव आएंगे उसके ऊपर हमारी नज़र पूरी रहेगी। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया ने यहाँ पर अगेन अपनी जो पोजीशन है उसको काफ़ी न्यूट्रल रखा है। पैलेस्टाइन यानी कि गाजा जो था उसके हमारे साथ अच्छे संबंध थे। हम देख पाते हैं कैसे जब इंदिरा गांधी की मौत होती है तो वहाँ के जो किंग थे उस समय पे वो भी मोहम्मद यहाँ पर आते हैं इंडिया के अंदर में, और वो आंसू के साथ में रोते भी हैं। फिर बात करें इज़राइल के साथ में तो इज़राइल से भी इंडिया के जो रिलेशन है वो अच्छे हैं। हम उनसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी लेते हैं, और I2U2 के भी हमने उनके साथ ग्रुप बनाया है जिसमें हम देख पाएंगे I से इंडिया और इज़राइल को, और U2 से देख पाएंगे USA एंड UAE को। तो ये भी हमने साथ में बनाए हुए थे। तो हमारे संबंध दोनों ही देशों से अच्छे थे। हम नहीं चाहते थे, कोई भी स्टेटमेंट इस तरीके की नहीं निकल रही थी, बस बार बार यही बोला जा रहा था कि ठीक है, दो देश है, पड़ोसी देश है, दोनों को एक समाधान करना ही पड़ेगा बैठ के ऊपर, और उनको मिल बांट कर यहाँ पर रहना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं चल सकता है कि हमास चाहता है इज़राइल ख़त्म हो जाए, इज़राइल चाहता है कि गाज़ा ख़त्म हो जाए। ये तो नहीं हो पाएगा। ये इतने सालों से नहीं हो रहा है। 1948 से लेकर अब हम देखते हैं कि 2024 आ चुका, और लगातार ये लड़ाई इनकी हर 5, 6, 7 साल के अंदर होती ही रहती है। अब की बार की जो लड़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल रही है। इसी वजह से ये सामने भी है। तो इसी वजह से एक परमानेंट सोल्यूशन इसका ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अम्बेडकर्स बिल। B.R. अम्बेडकर इज़ राइटली सेलिब्रेटेड फॉर हिज रोल इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात बोली जा रही है राजा बाय राम माधव के द्वारा। अब ये RSS के कोई लीडर हैं और कहते हैं B.R. अम्बेडकर का जो पूरा का पूरा यहाँ पर योगदान रहा है। B.R. अम्बेडकर कौन थे? भीमराव अम्बेडकर कौन थे? ये थे हमारे संविधान के जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके हेड। इनको संविधान का निर्माता भी बोला जाता है। इसी पे ध्यान देते हुए यहाँ पर राम माधव जो बताते हैं, ऑथर बताते हैं कि कैसे कभी कभी इनके प्रति क्रिटिक्स आती है। इनको कभी कभी क्या किया जाता है, इनकी अवहेलना की जाती है, अवहेलना की जाती है, और कहा जाता है कि ये निर्माता नहीं थे, रदर ये ड्राफ्टिंग कमेटी के बस एक मेंबर थे, और ज़्यादा जो काम किया गया था वो किया गया था यहाँ पर BN राव के द्वारा, जिनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाना नहीं जाता है। लेकिन प्रीलिम्स में पहले भी सवाल आ चुका है कि कौन यहाँ पर एडवाइज़र थे। BN राव जो थे वो एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके एडवाइज़र थे। वो बाहर अलग अलग कंट्रीज़ में गए, देख कर आए कौन कौन से संविधान में क्या क्या अच्छी बातें हैं। उसके बाद उन्होंने डिस्कशन किए B.R. अम्बेडकर जी के साथ में, और उन डिस्कशन का ही नतीजा था कि हमारे सामने इतना खूबसूरत संविधान जो हमारे देश को आज भी बना के रखे हुए है, हमें एक नेशन का दर्जा जिसने दिलवाया हुआ है, वो उस समय पे उसकी रचना की जाती है। हम देखते हैं B.R. अम्बेडकर के जीवन में थोड़ा सा पीछे जाकर हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, तो हमें पता चलता है कि जब B.R. अम्बेडकर बहुत छोटे थे तो वो जो थे वो यहाँ पर लोअर कास्ट से आते थे। अब इस चीज़ का उनको हर बार यहाँ पर जो अज्ञान है वो करवाया जाता था। संज्ञान करवाने के साथ साथ में हम देखते हैं कि कैसे उनको बार बार बताई जाती थी, और उन्हीं में से कुछ एक ऐसी घटना थी जो उनको याद भी रह गई। जब वो 9 साल के थे तो वो रेलवे स्टेशन के ऊपर जाते हैं अपने बड़े भाई के साथ, जो उस समय में 10 से 11 साल की एज के रहे होंगे, और वो कहते हैं कि हमें हमारे पिता के पास जाना है, हमें एक कार्ट के अंदर ले जाकर वहाँ तक पहुँचा दीजिए। कार्ट को उस समय पे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भैंस के साथ में या जो घोड़े होते थे उसके साथ में चलाया जाता था, और उसके ऊपर उसको बुग्गी भी बोला जाता था। ये जो बग्गियाँ होती थी इन्हीं के साथ में यहाँ पर इनको बैठाकर लेकर जाना था। लेकिन क्योंकि इनकी जाति का लोगों को पता चल गया तो इसी वजह से इनको कोई भी उसके अंदर बैठाकर ले जाने को तैयार नहीं था। अब ये क्या करते हैं, एक कार्ट वाला इनसे मान जाता है, ये कहते हैं कि हम आपको दुगने रुपए दे देंगे, ठीक है, दुगने जो जितना किराया है उतने आपको देंगे, कृपया करके हम छोटे बच्चे हैं, हमें हमारे पिताजी तक भेज दीजिए। वो मान जाता है, लेकिन वो उस बुग्गी के ऊपर फिर बैठता नहीं है। वो क्या करता है, वो वहाँ से पैदल ही चलता है, दोनों बच्चों को बिठाता है। ये उनके दिल में बहुत ज़्यादा घर कर गई बात थी। इसके अलावा ये थोड़े बड़े होते हैं, इनका सौभाग्य होता है कि इनको बाहर जाकर पढ़ने का यहाँ पर मौका मिलता है। ये अमेरिका जाते हैं, और उसी के बाद में इनकी जो पढ़ाई है उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। ये अमेरिका जाकर काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। इन्होंने PhD की, इन्होंने लॉ के अंदर भी अपनी
मास्टरेट की और अलग अलग 7 से 8 डिग्रियां ये 6 साल के समय में वहाँ पर कमा लेते हैं। भारत में ये वापस आते हैं। भारत में वापस आने के बाद इनको लगता है कि अब तो मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, अब तो मेरे साथ जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ये फिर से उस जो व्यवहार था उसको समझने में थोड़े से चूक जाते हैं। लोग इनको फिर से इनकी जाति से ही जज कर रहे थे, उनको कोई मतलब नहीं था कि इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। इनको घर देने से मना कर दिया जाता है और इसी वजह से इनके ऊपर जान के हमले भी किए जाते हैं। जब इनको घर नहीं बन रहा था तो झूठे पारसी बनकर एक घर में ये रहने लग जाते और वहाँ से महाराजा जो यहाँ पर थे उनके लिए काम करना इन्होंने शुरू किया, महाराजा सयाराव के द्वारा। लेकिन जब लोगों का यहाँ पर नाराज़गी देखी तो महाराजा ने भी इनको वहाँ से भेज दिया कि देखिए मैं आपको नौकरी दे सकता था, लेकिन क्योंकि अब लोग ही साथ में नहीं हैं तो इसी वजह से इससे आगे मैं भी कुछ नहीं कर सकता। फिर ये आते हैं, फिर ये प्रोफेसर बन जाते हैं उसके बाद में स्यानधम कॉलेज के अंदर, और उसी के बाद में ये आगे बढ़कर पॉलिटिक्स के अंदर सक्रिय होते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि 1950 के दशक के आसपास में ये हमारे संविधान को बनाते हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान था संविधान के अंदर इक्वेलिटी को लाने का। इक्वेलिटी क्या होती है? समानता। फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं जो कि यूएस के राइट ऑफ बिल से हमने लिया है, और उसके ऊपर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुद में भी यहाँ पर प्रेरक थे, लोगों को बताते थे कि देखिए आपको समानता से काम करना पड़ेगा। सुधारक भी ये थे धर्म के अंदर, हिंदू धर्म सुधारक या रिफॉर्मर भी इनको बोला जा सकता है, क्योंकि ये लेकर आते हैं सबसे पहले संविधान और उसके बाद में हम देखते हैं कि ये बन जाते हैं लॉ मिनिस्टर। जब ये लॉ मिनिस्टर बनते हैं तो उसी समय पर ये लेकर आते हैं हिंदू कोड बिल। अब ये जो हिंदू कोड बिल था इसके अंदर इन्होंने 1951 में बहुत सारे जो पुराने इनके संस्कृत के हमारे धर्म ग्रंथ होते थे उन्हीं के ऊपर से निकाल कर ऐसी बातों को निकाला कि देखो सच में हमारा धर्म कितना खूबसूरत है, लेकिन इसमें समानता की बात होती है। जन्म के आधार पे तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया, ना ही वर्ण सिस्टम को जन्म के आधार पे माना गया। लेकिन जब इनका बहुत ज़्यादा अपोजिशन होता है और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू भी बोलते हैं कि देखिए कांग्रेस के अंदर से इंटरनली ही अपोजिशन ज़्यादा आ रहा है, तो अभी के लिए हम इसको पास नहीं कर सकते। पहली बार गवर्नमेंट बनी थी 1951 में। यहाँ पर इनको गुस्सा आता है और ये कर देते हैं रिज़ाइन, अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करके ये यहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू जो थे 1956 के अंदर वो खुद ही अपनी तरफ से यहाँ पर जो बिल के ऊपर नाराज़गी इतनी हुई थी उसको पास करवाते हैं। उसके साथ में 3 और ऐसे बिल थे जिनको पास करवाया जाता है। पहला बिल पास कराया जाता है हिंदू मैरिज एक्ट का, दूसरा हम देखते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट को, तीसरा हम देखते हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, और फोर्थ था यहाँ पर हिंदू कोड बिल। इनको पास करवाया जाता है। लेकिन अभी भी B.R. अम्बेडकर जो थे वो काफ़ी चाहते थे कि यहाँ पर सुधार हो, लेकिन जब वो इतना ज़्यादा सुधार नहीं देख पाए तो लास्ट में हम देखते हैं कि मरने से पहले, अपनी डेथ होने से पहले उन्होंने बुद्धिज़्म को यहाँ पर अपना लिया। 1956 में ही इन बिलों को पास करवाया गया और 1956 में ही यहाँ पर B.R. अम्बेडकर जो थे वो यहाँ पर लगभग कुछ अनुयायियों के साथ में, जिनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी उस समय पे, 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर आए और उन सभी के साथ में यहाँ पर हिंदू धर्म को छोड़ देते हैं और बुद्धिज़्म जो था, बौद्ध धर्म जो था, उसको अपना लेते हैं। अभी के लिए ये सब सवाल है कि वो इतने ज़्यादा नाखुश क्यों रहे होंगे, क्या उनकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई होंगी, कि क्या उनको सुधार होते हुए धर्म के अंदर बिल्कुल दिखाई नहीं दिया होगा कि उनको उसको छोड़ना पड़ा, या फिर ये भी है कि क्या वो सही में इतने ज़्यादा उनकी जो फीलिंग्स थी हिंदू धर्म को छोड़ने की, उसके बाद भी क्या जो रिज़ल्ट वो चाहते थे, आउटकम चाहते थे, वो निकल पाया। खैर इनका जवाब शायद वही दे पाते। अभी हमें सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि जो हिंदू कोड बिल था और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इनकी बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रेरक ये रहे हैं और अपना योगदान इन्होंने उसमें बिल्कुल बड़ी मात्रा में दिया है, तो उसको भुलाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हाउ ए न्यू प्लेटफॉर्म विल इंस्टेंटली डिस्पर्स सब्सिडीज टू फार्मर।
देखिए यहाँ पर एक यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, स्कीम है ये, तो ज़्यादातर जो इसकी इम्पोर्टेंस होगी वो भी होगी प्रीलिम्स के अंदर। अब स्कीम्स जो ज़्यादा आती है वो कहाँ आती है, जीएस पेपर 3 में, और जीएस पेपर 3 में ही या तो स्कीम्स आती है इकोनॉमिक्स के अंदर या आती हैं एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो आता है यहाँ पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर, तो इसी वजह से हम इसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मेंस के अंदर ये जीएस पेपर 2 में ही इसका सवाल आ सकता है, तो उसके नज़रिए से भी देखेंगे और प्रीलिम्स के नज़रिए से भी इसको देखेंगे। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम चलाई गई है जिस डिपार्टमेंट की तरफ से चलाया गया है उसको बोला गया है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो क्लस्टर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसके थ्रू इस स्कीम के अंदर एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है जिसको बोला जा रहा है CDP सुरक्षा। सुरक्षा का जो मतलब होता है वो आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा कि सेफ्टी होता है, लेकिन ये जो सुरक्षा है ये यहाँ पर सेफ्टी ना होकर इसका खुद का भी एक अक्रोनियम है। अक्रोनियम क्या होता है, अक्रोनियम का मतलब होता है कि आप शुरुआत के कुछ जो अक्षर होते हैं उनको मिलाकर किसी बड़े शब्द से एक छोटा शब्द बना दो ताकि उसको याद रखना आसान हो सके। तो सुरक्षा का यहाँ पर मतलब है सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्सेज अलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये बनाया गया है हॉर्टिकल्चर के लिए। आप लोग पूछेंगे मैम हॉर्टिकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर तो हमने सीखा है सुना है, तो जिन्होंने भी ह्यूमन ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है उनको बताती हूँ कि हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है वो फसलें जो कि यहाँ पर बागानों के अंदर लगाई जाती हैं। ज़्यादातर ये गार्डन्स में बनती है, ज़्यादातर ये वेजिटेबल्स की सब फसलें होती हैं यानी कि सब्जियों की और फ्रूट्स की, और कमर्शियल भी होती हैं क्योंकि आप यहाँ पर इनको ऐसे घर पे खाते हुए तो नहीं देखते हो, क्या करती हैं बाज़ारों में बिकती ज़्यादा है। इसी को बोला जाता है हॉर्टिकल्चर, और इसी को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडीज़ दी जा रही हैं। पहले जो ये सब्सिडीज़ दी जाती थी इन पे पैसा दिया जाता था, मान लीजिए आपको कोई बीज खरीदना है या आपको किसी, हम देखते हैं यहाँ पर कि फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, तो सरकार चाहती है कि बिल्कुल यहाँ पर हॉर्टिकल्चर को थोड़ा सा बढ़ावा मिले, तो वो सब्सिडी दे रही है कि मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की यहाँ पर आती थी, बीज किसी फार्मर को ले लेते, सरकार कह रही है 60 तुम दे दो, 40 तुम्हारी जगह पर हम दे देंगे। तो ये होती है सब्सिडी किसी चीज़ को देना। अब फार्मर्स पहले क्या करते थे, उनको पहले 100 रुपये खुद देने पड़ते थे अपनी जेब से, और उसके बाद वो जाते थे गवर्नमेंट के पास में कि अब हमें जो हमारे 40 रुपये वो वापस दे दो। अब ये प्लेटफॉर्म जो कि सुरक्षा प्लेटफॉर्म है, इस पे क्या होगा कि यहाँ पर ई-रूपी कार्ड पहले ही इशू कर दिए जाएंगे। ई-रूपी क्या है, ई-रूपी एक्चुअली में इकोनॉमी के अंदर आप समझेंगे एनपीसीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एनपीसीआई जो कि यहाँ पर हम देख पाते हैं कि है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसके द्वारा जो ई-रूपी है वो एक ऐसा कार्ड होता है जिसको आप किसी एक ही पर्टिकुलर काम में इस्तेमाल में कर सकते हो, कि इसके अंदर जो पैसा है उससे आप शराब नहीं खरीद पाओगे। मान लीजिए आपके बैंक के अकाउंट में सरकार ने यहाँ पर भेज दिए जो आपके बचे हुए पैसे थे ऑलमोस्ट 1000। अब ये सब्सिडी के 1000 रुपये में से जो फार्मर्स था उसको लगा कि क्या करूँगा मैं, इसकी सब्सिडीज़ लेके एक काम करता हूँ, इससे तो मैं अल्कोहल कंज्यूम कर लेता हूँ, लेकिन इसको जिस काम के लिए दिया गया था वो काम पे उसने इस्तेमाल नहीं किए। इसी वजह से लॉन्च किए गए थे ई-रूपी। अब ई-रूपी क्या होगा कि ई-रूपी एक्चुअली में कैशलेस है, आपको इसके बदले में पैसा नहीं मिल रहा है, ये जस्ट एक ऐसा कार्ड या फिर आपको एक ऐसा रिडीम करने के लिए यहाँ पर चेक टाइप मिलेगा जो कि आप केवल और केवल या तो बीज की दुकान के ऊपर ही रिडीम कर सकते हो या फर्टिलाइज़र की दुकान के ऊपर ही, यानी जो खर्च करना होगा वो यहाँ पर इसी से संबंधित होगा। तो ये होता है एनपीएससीआई का ई-रूपी, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा याद रखिएगा। अभी हम देखते हैं कि कुछ और बैंक हैं जो साथ में मिलकर इसके साथ लगे हुए हैं। 4 बैंक यहाँ पर इम्पोर्टेंट बैंक है जो ई-रूपी को और एनपीसीआई के साथ में यहाँ पर फार्मर्स को सब्सिडी देंगे। सबसे पहले आता है एसबीआई बैंक, दूसरा यहाँ पर है आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद है एचडीएफसी बैंक, और थर्ड हम देख पाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा को। ये ऐसे 4 बैंक हैं जो कि हम देख पाएंगे डोमेस्टिकली भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बैंक हो जाते हैं, और ये बैंक ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े हैं मात्रा के अंदर, जल्दी से फेल भी नहीं होंगे। तो ये बैंक यहाँ पर काम कर रहे हैं। खैर ये था हमारे लिए कि आर्टिकल पूरी डिटेल क्या बता रहा था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बोलता है व्हेन इज मूवेबल एसेट साइजेबल इनफ टू डिक्लेयर, इट डिपेंड्स सेज सुप्रीम कोर्ट।
देखिए आर्टिकल में बात हो रही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की, और हमें पता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है वो प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है जीएस पेपर 2 के अंदर भी। अब जीएस पेपर 2 में तो इसके फीचर्स को अलग से ही सिलेबस के अंदर लिखा गया है कि इसके सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए। इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक डायग्राम भी लेकर आई हूँ। इससे आप समझ सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन और जो पीपल एक्ट है, इसके अंदर हम देखते हैं कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होगी उनका रजिस्ट्रेशन इसी के तहत होगा। पोलिंग जो होती है वो इसके अंडर होती है। इलेक्शंस या बाय इलेक्शन क्या होता है कि साल के अंदर आपको दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ जा रहे हैं, वो भी यहाँ पर आरपीआई एक्ट के जो प्रावधान हैं उन्हीं के तहत करवाए जा सकते हैं। इलेक्शन के जो भी डिस्प्यूट होंगे वो भी यहाँ पर कवर किए जाएंगे आरपीए के अंडर में। इलेक्शन के कोई ऑफेंस हो जाते हैं, जैसे अभी इलेक्शन होने वाले अप्रैल 19 के, तो हम देख पाएंगे कुछ ऑफेंस है। मान लीजिए कोई जो कैंडिडेट है वो उठा हुआ है और उसने अपनी गलत इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमिश्नर को भर दी है। अब ऑफेंस के ऊपर क्या यहाँ पर सज़ा मिलेगी, कितना जुर्माना लगेगा, वो सब बातें बताई जाती हैं इलेक्शन के यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर। एक्चुअल जो कंडक्ट होगा इलेक्शन का वो भी इसी के तहत करवाया जाएगा, इलेक्शन कमिश्नर्स के द्वारा बताई जाती है, डेट टेन्योर सब कुछ निकाल के। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है इलेक्शन लगाने के लिए उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस एक्ट के अंदर ही दी गई है। फिलहाल ये समझने के बाद अब हम आते हैं आर्टिकल के ऊपर। आर्टिकल बोल रहा है कि जो मूवेबल एसेट होता है, 2 तरीके के एसेट होते हैं किसी के पास भी। एक होते हैं मूवेबल एसेट, यानी कि आप जिनको मूव कर सकते हो, हिला डुला सकते हो। दूसरे होते हैं अनमूवेबल एसेट्स। अनमूवेबल क्या होते हैं, जैसे कि घर की कोई ज़मीन है, आप अपने घर को तो ऐसे ही एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर नहीं लेके जा सकते। ज़मीन या लैंड जो होता है उसको भी आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते हो, तो ये होते हैं अनमूवेबल। और जब हम बात करते हैं मूवेबल की, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि गाड़ी आ जाती है, आप एक जगह से लेकर चले गए, कुछ ज्वेलरी आ गई है, या फिर इसके अलावा कोई और जो यहाँ पर सैलरी वगैरह है परिवार की वो है, तो ये क्या है, मूवेबल है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास में यहाँ पर लगातार केसेस जा रहे हैं। कल भी हमने देखा एक केस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास गया था आरपीआई के तहत से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो ये केस है जो यहाँ पर जो लगाए जा रहे हैं, हम देख पाएंगे आरपीआई के तहत में वो उस चीज़ों के ऊपर थोड़ी बहुत छूट मिल सकती है और किस कंडीशन में वो मिलेगी। आज भी कुछ ऐसा ही केस है, लेकिन कैंडिडेट आज दूसरा है। ये कैंडिडेट को हम देख पाते हैं, आसाम के कैंडिडेट हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो स्टार्टिंग है आसपास के एरियाज़ के, उनके लिए यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट होने वाले थे 2019 में, और उस समय पे ये जो कैंडिडेट है जिनका नाम है कारी खोआ करी, ये क्या करते हैं कि अपनी जो डिटेल्स हैं उनको इलेक्शन कमिश्नर को देते हैं। अब इनके ऊपर केस इसी वजह से हो जाता है क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर पाते हैं कि इन्होंने इनकी एक गाड़ी थी जो कि मारुति वैन थी उनकी पत्नी की, उसको यहाँ पर लिखा नहीं, और इसी के अलावा जो इनकी बेटी के पास में एक स्कूटी थी उसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी नहीं। हाई कोर्ट बोलते हैं कि हाँ, इनके ऊपर जो आरपीए एक्ट है जिसके अंदर हम देख पाते हैं कि सेक्शन 100 जो है वो यहाँ पर सज़ा सुनाता है कि किसी को 6 महीने के लिए सज़ा होगी यहाँ पर, या फिर कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता है। तो इसके अंदर इनको सज़ा सुना दी जाती है। ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास में, और अब सुप्रीम कोर्ट का बयान है कि देखिए जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनकी इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा यहाँ पर वोटर्स के ऊपर, उसको अगर कोई डिस्क्लोज ना करे तो उसमें इतना बड़ा आप उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करते हो। तो ये क्या कर दिया गया, हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको यहाँ पर नकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इससे हमें समझ में आता है कि कोई बहुत वैल्यूएबल अगर चीज़ नहीं है, कोई छोटी कार है या कोई स्कूटी है, तो इसमें आप क्या करें, बहुत पर्सनल चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर जो कैंडिडेट उठ कर आ रहा है, और अगर वो इसको ना भी वोटर्स को बताए तो उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है जॉब नंबर 1। देखिए आर्टिकल लिखा गया भास्कर चक्रवर्ती के द्वारा। ये यहाँ पर डीन है ग्लोबल बिजनेस एट फ्लेक्चर स्कूल ऑफ टफ्स यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये बात कर रहे हैं इंडिया की सर्विस सेक्टर के ऊपर। तो इंडिया की जो इकोनॉमी रही है सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, और अभी इंडिया में क्या क्या बदलाव आने चाहिए, उन सभी नज़रियों की तरफ हमारा ध्यान ये लेकर जाते हैं। शुरुआत ये करते हैं ये बताते हुए कि कैसे मार्क जुकरबर्ग जो है वो मेटा की ओपनिंग करने वाले हैं। मेटा का जो पहला डाटा सेंटर होने वाला है वो इंडिया के अंदर
अभी वो आकर बनाने वाले हैं। तो ये एक अच्छी बात है, इंडिया के लिए खुशी की बात है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ उन्होंने कोऑपरेट किया है, चेन्नई के अंदर ये जो डाटा सेंटर है वो खुलने वाला है। कल ही हमने देखा कि इलॉन मस्क भी अपनी टेस्ला को लेकर इंडिया में आ रहे हैं, उसके लिए भी जो डील है वो ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ, उस पर और इन्वेस्टमेंट क्या करना होगा, पीएम मोदी से मिलकर वो भी इसके बारे में हमें पूरी चर्चा बाद में पता चलेगी। तो हम देखते हैं कि कैसे इंडिया जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में भी एशियन डेवलपमेंट बैंक का बयान है कि 7.1% से इंडिया बढ़ेगा 2024 में भी। अदर जो सर्वेज है उनकी तरफ से भी कुछ ऐसे ही बयान है कि इंडिया जो है वो काफ़ी रिसेलिएंट होकर काम कर रहा है, यानी कि इंडिया जो है वो काफ़ी मजबूत है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है इंडिया के पास्ट में। इंडिया जो है ग्लोबल लीडर बना हुआ है, खास करके साउथ का ग्लोबल लीडर जो है। हम देखते हैं कि इंडिया की जब शुरुआत होती है तो जैसे एशिया के अलग कंट्री यहाँ पर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विकास करने की तरफ बढ़ते हैं, तो उनका मॉडल था कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो उत्पादन होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और उसके बाद एक्सपोर्ट उसको किया जाएगा। यही शुरुआत से लेकर एक स्ट्रेटजी थी। लेकिन इंडिया ने अपना रुख जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके से रखा। कैसे? इंडिया बोलता है कि हम करेंगे सर्विसेज, हम यहाँ पर चलो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे 2000 के टाइम पे कॉल सेंटर होते थे, क्योंकि ये क्या होता है, ऑफ शोरिंग भी इसको बोला जाता है। ऑफ शोरिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, अमेरिका ही लगा लीजिए, यूएसए है, एक ऐसी कंट्री वहाँ पर है जिसके अंदर लेबर जो है वो काफ़ी महंगी मिलती है, लेकिन उसी काम के लिए जो इंडिया है उसमें लेबर सस्ते में मिल जाती है और काम की क्वालिटी भी उससे हार्म नहीं हो पाती है। तो कंपनीज़ क्या करेंगी, अपने फ़ायदा लेने के लिए उनका जो काम है उसको ऑफशोर कर देंगे, इंडिया में कॉल सेंटर खोले जाएंगे और उनकी कॉल को कनेक्ट कर दिया जाएगा यूएसए के जो भी जिनको भी उनसे प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ में बात करने के लिए। ये है पूरी की पूरी घटना। अब ऐसे ही हम देखते हैं कि 2010 के बावजूद यहाँ पर आ जाता है आईटी सेक्टर, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगेन हमारी सर्विसेज काफ़ी अच्छी निकल कर आती हैं। लेकिन जैसे ही अब 25 सालों से हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर एक बदलाव आया है, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन हुआ है और इसकी वजह से जो यहाँ पर आईटी सेक्टर है वो हिल गया है। हालांकि अभी तक इसका आउटकम इतना दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम देखेंगे कि यहाँ पर लोगों को निकाला जा रहा है और लोगों की जो यहाँ पर ऑक्यूपेंसी है, उनका जो रिक्रूटमेंट है वो भी बहुत स्लो है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगले 2 से 3 साल के ऊपर इस सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। क्योंकि एआई यहाँ पर बहुत सारा ऐसा काम है जो ऑटोमेशन में खुद से ही कर देगी, जिसके लिए आपको किसी और को यहाँ पर नौकरी पे रखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये एक नई समस्या है इंडिया के सामने, क्योंकि अब भी क्या है कि इंडिया का जो सर्विस सेक्टर था जिससे हम ग्रोथ पा रहे थे उसको फिर से यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, उसमें भी सुधार लाने पड़ेंगे। और इंडिया के पास, जिसके पास फ़िलहाल यहाँ पर 950 मिलियन की हम पॉपुलेशन को देख पाएंगे जो कि नौजवान है, जो कि काम करना चाहती है, लेकिन जब हमारे पास रिपोर्ट आते हैं ILO जैसे रिपोर्ट से तो हमें पता चलता है कि केवल इतने लोगों में से 46% ही ऐसे युवा है जो यहाँ पर एम्प्लॉयड है। अब ये भी प्रॉब्लम है कि इन 46% में से भी बहुत बड़ी ऐसी आबादी है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है, और हमारे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर को भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रखा जाता है। तो हम देख पाते हैं कि कैसे यहाँ पर 4 सालों के अंदर एग्रीकल्चर में काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ गई है। एक समय पे जहाँ पर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोग होते थे एग्रीकल्चर के अंदर वो कम थे। 4 साल पहले 2021-2020 के समय में वो भी हम देखेंगे कि लगभग 6 से 7 मिलियन लोग वहाँ पर बढ़ गए हैं। 60 से 70 लाख लोग ऐसे हैं जो खेती की तरफ चले गए हैं, जबकि एजुकेशन जो है वो भी इंडिया में बढ़ रही है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है स्किल्स को से रिलेटेड। तो जो स्किल्स हैं केवल अभी वही हैं जो इंडिया को बचा सकती हैं। इसके लिए ये एक यहाँ पर वो भी देते हैं कि कैसे इसके ऊपर काम किया जा सकता है, एक स्ट्रेटजी भी देते हैं, प्लान भी देते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि देखिए जो हाई एंड सर्विसेज है, जो काफ़ी स्पेशलिस्ट यहाँ पर मांगती है, उन सर्विसेज में इंडिया के जो लोग हैं उनको ऑफशोर करना चाहिए। और ये ऐसा
होगा जो, क्योंकि एनालिटिकल्स और साइबर जो है वो तो एआई यहाँ पर संभाल ही लेगी, लेकिन लगभग ऐसे 1.6 मिलियन से लेकर 4.5 मिलियन ऐसे लोग होंगे जो 2030 तक एआई की वजह से अपनी नौकरी खो चुके होंगे। तो उनको अभी से स्किलिंग देनी शुरू कर देनी चाहिए कि अभी से जो एआई नहीं कर सकती है ऐसे काम वो करना शुरू करें, उनको ट्रेनिंग देनी यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू शुरुआत उसकी करवाई जानी चाहिए। दूसरा हम देखते हैं, कहते हैं कि एक अनरियलाइज्ड पोटेंशियल है इंडिया की टेक स्टार्टअप के ऊपर, क्योंकि इंडिया में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप हम देखते हैं 2015 में आता है, लेकिन अभी क्या होता है 2023-24 में जो सबसे हम देखते हैं कि डाउन फेज है इंडिया के टेक स्टार्टअप का वो देखा जाता है। इंडिया के अंदर जो पेटीएम, ओला, बायजूस, ओयो, ये सब ऐसी कंपनीज़ है जो अभी तक की सबसे ज़्यादा 2015 के बाद में अभी इनका फॉल हुआ है। तो इनकी तरफ थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्टार्टअप की वजह से इंडिया के अंदर जॉब्स तो क्रिएट होंगी ही, साथ ही में पैसा जो है वो भी यहाँ पर ज़्यादा आएगा और लोगों को भी काम करने के लिए नौकरियाँ जो होंगी वो मिलेंगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो ये माहौल एक बना था उसके ऊपर फिर से गवर्नमेंट को आना पड़ेगा और उसको थोड़ा सा उठाने के लिए पुश करने की ज़रूरत यहाँ पर दिखाई देती है। थर्ड हम देखते हैं कि इंडिया को अभी बहुत ही ज़रूरत हो चुकी है कि वो यहाँ पर ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि हम देख पाते हैं इंडिया खुद ही चाहता है क्लाइमेट चेंज से होने वाले खतरों से वो बचा रहे, कार्बन का एमिशन कम करे। और इंडिया क्योंकि वर्ल्ड की थर्ड ऐसी लार्जेस्ट नेशन है जो एनर्जी को कंज्यूम करता है, और चौथे नंबर पे ऐसा आता है जो यहाँ पर रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसको इंस्टॉल करने में लगा हुआ है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर लगभग 5 मिलियन टन की ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली उगनी शुरू हो जाएगी और 45% 2030 तक हम जो CO2 निकालते हैं उसको भी हम ख़त्म कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह से हम देखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से ये अंदाज़ा लगाया गया था कि इंडिया अगर अपने टारगेट्स को पूरा करता है तो 50 मिलियन नई जॉब यहाँ पर आ जाएंगी। तो ऑटोमेटिकली 5 करोड़ ऐसे लोग होंगे जिनको नई नई नौकरियाँ मिलेंगी। लास्ट हम देखते हैं कि देखिए जो साइज़ है जॉब्स का और डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी वजह से इंडिया में क्या करना होगा, हाई प्रोफाइल प्लान्स बनाने पड़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और अब उसकी तरफ इंडिया की जो गवर्नमेंट्स है वो काम कर ही रही हैं। जैसे टेस्ला में भी उन्होंने पहले जो शर्त रखी है कि वहाँ पर आप आए और इंडिया में ही एक प्लांट लगाए और यहीं पर आप क्या करिएगा, असेंबलेंस जो भी है सब कुछ यहीं पर करिएगा, ताकि जो लेबर होगी वो कहाँ की होगी, इंडिया की होगी। नहीं तो हम आपको कोई डील नहीं करना चाहते। टेस्ला जो कि 2021 से ही इंडिया में आना चाहता था, अब जाके वो जब इस शर्त पे मान जाता है तो ही यहाँ पर हम उसके साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये एक हमें दिखाई देता है थोड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर आगे हम बढ़ रहे हैं। इसी पे लगातार और आगे दिशा में बढ़ना रहना ज़रूरी है। खैर यही एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि क्या रोल है सर्विस सेक्टर का जब ग्रोथ की इंडियन इकोनॉमी की हम लोग बात करते हैं। सर्विस सेक्टर होती भी क्या क्या है इसको भी ज़रा आप स्टैटिक से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सर्विस में हम देखते हैं प्राइमरी और जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं। प्राइमरी में यहाँ पर आता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में हम देख पाएंगे इंडस्ट्रीज़ आती हैं, और जो टर्शरी यहाँ पर सेक्टर है उसके अंदर आ जाती हैं सर्विसेज। अब ये भी जो सर्विसेज है ये अलग अलग कॉलर्स के अंदर बटी हुई हैं। कुछ ऐसी सर्विसेज है जो कि ब्लू कॉलर हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर लेबर बन के पूरा दिन काम कर रहे हो। कुछ ऐसी सर्विसेज है जो कि वाइट कॉलर है, जिसमें हम देख पाते हैं टीचर्स को यहाँ पर काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स ऐसे हैं जो काम करते हैं। कुछ ऐसी यहाँ पर हम देख पाएंगे कि सर्विसेज हैं जो कि गोल्ड कॉलर भी आती हैं, जो कि आती हैं क्वाटरनरी और क्वाइनरी के अंदर में। तो जो क्वाटरनरी के अंदर आते हैं यानी कि 4th नंबर पे और 5th नंबर पे हाईएस्ट जो होती है उसके अंदर आ जाती हैं ऑफिसर्स की जो सर्विस आती हैं, जो कि आप लोग अभी एस्पायर कर रहे हो बनना, IAS IPS, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग भी करते हैं और साथ ही में निर्णय लेते हैं, वो आती है सबसे बड़ी सर्विसेज। तो ये है पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर का पैराडिगम। आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वोल्केनिक वोरेक्स रिंग्स। देखिए एक वोल्केनो है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हैशटैग प्रीलिम्स के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स में? क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसी ही खबरों से यहाँ पर जो मैप होते हैं वहाँ से मैप से सवाल आ जाते हैं। मैप बेस्ड यहाँ पर 5 से 6 सवाल तो आते ही हैं ज्योग्राफी के अंदर। अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे, न्यूज़ को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके 4 से 5 या 6 से 7 नंबर आपके प्रीलिम्स में ज़रूर बढ़ जाएंगे।
माउंट एटना नाम की एक वल्केनो है यूरोप के अंदर। माउंट एटना यानी कि माउंटेन आपको पता ही, और एटना जो है ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हम देख पाएंगे कि ऐसी ज्वालामुखी है जो फटती ही रहती है, इसमें से स्मोक निकलता है और 2 अप्रैल को भी ये एक बार फट जाती है और उसके बाद से लगातार अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, बिल्कुल गोल गोल यहाँ पर स्मोक के धुएं रिंग्स की तरह बनकर बाहर निकल रहे हैं। इसका कारण क्या है? फ़ोटो को अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे ये क्लाउड्स नहीं है, बल्कि यहाँ माउंट एटना से निकलने वाला ये स्मोक है, धुआं है। इसका कारण बताया जा रहा है कि माउंट एटना जो कि एक क्रिएटर यहाँ पर वल्केनो जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। ये क्या है? क्रिएटर है कि इनका जो मुंह होता है ये बहुत तेज़ी से विस्फोट इसमें होता है, जिसकी वजह से इसका ऊपर का जो भाग है वो फट जाता है और ये बहुत ही क्रिएटर इसको बोला जाता है कि एक वाइड सा यहाँ पर होल हो जाता है। ये जो क्रिएटर है इसमें से हम देखते हैं कि जब ज्वालामुखी फटती है तो मैग्मा आता है, वही मैग्मा आकर यहाँ पर बाहर लावा बन जाता है और उसी मैग्मा के साथ में यहाँ पर आते हैं वाटर के वेपर्स, तो पानी के जो बूंदें होती हैं वो भी आती हैं, साथ में धुआं आता है, स्मोक आता है, साथ में हम देख पाएंगे और भी जो यहाँ पर माउंटेन की फटने की वजह से जो पोल्यूटेंट निकले हैं या फिर हम डस्ट देखेंगे वो भी यहाँ पर बाहर निकलती है और गर्मी तो ऑब्वियसली होती ही बहुत ज़्यादा है। अभी क्योंकि वाटर वेपर निकल रहा है और क्योंकि ये क्रिएटर जो है इसका मुंह बिल्कुल ऑलमोस्ट सर्कुलर है, तो यहाँ से जो धुआं निकल रहा है वो सर्कुलर रिंग्स की तरह ही बाहर निकलकर ऊपर जाकर आसमान में उड़ रहा है। अब ये जो रिंग्स है ये कई बार जो नौजवान बच्चे होते हैं उनको बड़ा शौक होता है सिगरेट वगैरह से या ऐसी मादक पदार्थों से इनको बनाने का, तो इसी वजह से दुनिया भर के जो इंटरेस्ट है लोगों का वो इनकी तरफ जाता है कि कैसे ज्वालामुखी से रिंग जो है 2 अप्रैल से लेकर अभी तक बाहर ऐसे ही निकले जा रही हैं। तो ये था इसके पीछे का कारण और इसको बोला जाता है वोर्टेक्स रिंग। तो अब अगर आपके सामने प्रीलिम्स के अंदर वोर्टेक्स रिंग से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट आ जाए तो आपको पता होगा कि ये एक्चुअली में है किससे रिलेटेड। अगर मैं आपको और बताऊं कि यहाँ पर माउंट एटना है कहाँ, तो यूरोप में हम इसको देख पाएंगे इटली के अंदर, और इटली में एज अ माउंटेन की तरह काम करती है। इसी के साथ में यहाँ पर और भी वोल्केनोज़ हैं, 5 से 6 वोल्केनोज़ का ये समूह है एक ही साथ में, क्योंकि माउंटेन एटना के ऊपर ये हैं। और ये भी माना जाता है कि जितने वेपर रिंग्स यहाँ पर एटना बनाती है वैसे आज तक किसी भी ज्वालामुखी ने इस धरती पर पहले नहीं बनाए हैं। तो खैर इसी के साथ में हमारा जो न्यूज़पेपर है आज के दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही में कमेंट भी कर दीजिए, इससे मुझे हौसला मिलेगा, मैं और बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।